वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे राजमोहन्स वाइफ। इस नावल को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दोस्तों, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इंडियन नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थे। और मैं आपको बता दूं, वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही लिखा था। चट्टोपाध्याय इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक्टिविस्ट भी थे और इन्हें साहित्य सम्राट कहा जाता है। साहित्य सम्राट का मतलब होता है इंपीरियर ऑफ लिटरेचर। दोस्तों, राजमोहन्स वाइफ को फर्स्ट इंडियन नॉवल इन इंग्लिश माना जाता है और इसे 1864 में पब्लिश किया गया था। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है मतांगिनी। पूरी कहानी मतांगिनी के आसपास ही घूमेगी। 18 साल की बेहद ही खूबसूरत नौजवान लड़की है जिसकी शादी राजमोहन नाम के एक इंसान से हुई है। मतांगिनी की सोच मॉडर्न है और ये कैरेक्टर मॉडर्न इंडिया, नए भारत को रिप्रेजेंट करता है। जबकि दूसरी तरफ उसका पति राजमोहन बहुत ही खड़ूस, बहुत ही मक्कार इंसान है। एक दिन क्या होता है, मतांगिनी अपने दोस्त कनक के साथ में पानी भरने के लिए नदी के किनारे पर जाती है। रास्ते में दो आदमी खड़े होते हैं, माधव घोष और मथुर घोष। माधव और मथुर दोनों कजिन हैं। और मैं आपको बता दूं, मतांगिनी की एक बहन है हिमांगिनी। तो माधव जो है ना, वो हिमांगिनी का हस्बैंड भी है। मतलब माधव जो है ना, वो मतांगिनी का जीजा है। मतांगिनी की बहन का हस्बैंड है, मतलब मतांगिनी का जीजा है, ब्रदर इन लॉ है। तो बात आ गई समझ में। मतांगिनी अपने दोस्त कनक के साथ में नदी के किनारे पर जा रही होती है पानी भरने के लिए, और रास्ते में उसको दो आदमी खड़े हुए मिलते हैं, माधव घोष और मथुर घोष। माधव और मथुर दोनों कजिन हैं और माधव घोष मतांगिनी का जीजा है। अब माथुर माधव से पूछता है कि यार माधव, एक बात बता, ये इतनी खूबसूरत औरत कौन है? माधव कहता है, ये तो मेरी सिस्टर इन लॉ है। इसकी शादी राजमोहन नाम के एक इंसान से हुई है। मथुर घोष कहता है, क्या क्या बात कर रहा है यार? राजमोहन इसका पति है? अरे वो तो बड़ा जोकर आदमी है। राजमोहन की तो किस्मत चमक गई यार, इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई से। दूसरी तरफ मतांगिनी नदी से पानी भरकर अपने घर में वापस आ जाती है। घर के दरवाजे पर राजमोहन मतांगिनी का इंतज़ार कर रहा होता है। गुस्से से लाल होकर वो मतांगिनी पर चिल्लाता है। दरअसल राजमोहन ने मतांगिनी से मना किया था कि तुम बाहर पानी भरने मत जाना, लेकिन मतांगिनी फिर भी चली गई। तो अब बेचारी मेहनत से पानी भरकर लेकर आती है और राजमोहन क्या करता है, उसका पानी को फेंक देता है, उसके पानी को गिरा देता है और मतांगिनी को मारना शुरू करता है। खूब मारता है, बहुत मारता है। मतांगिनी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राजमोहन खड़ूस मक्कार तो है ही, साथ में ये बेरोज़गार भी है। इसके पास कोई काम धंधा नहीं है, हर टाइम घर में ही पड़ा रहता है। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मतांगिनी अपने घर जाती है, अपने मायके जाती है और वहाँ पर उसे अपनी बहन हिमांगिनी भी मिलती है। मतांगिनी अपनी बहन हिमांगिनी से कहती है कि यार, अगर कोई काम धंधा हो तो मुझे बताना। तुम अपने हस्बैंड माधव घोष से कुछ पूछ लेना, अगर उनके पास कोई काम हो तो मुझे बता देना राजमोहन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, माधव घोष के अंकल की डेथ हो गई थी। तो माधव घोष के अंकल ने मरने से पहले क्या करा, अपनी प्रॉपर्टी माधव घोष के नाम कर दी। ठीक है, माधव घोष का जो अंकल था उसने अपनी सारी ज़मीन माधव घोष के नाम कर दी थी। उसके अंकल की बस इतनी सी शर्त थी कि माधव उसकी वाइफ का ध्यान रखे। तो कहने का ये मतलब है कि माधव घोष अभी नया नया अमीर हुआ है, उसके पास काफ़ी ज़मीन आ गई, पैसा आ गया। तो मतांगिनी अपनी बहन हिमांगिनी से कहती है कि अगर माधव जीजू के पास में राजमोहन के लिए कोई काम हो तो बताना बहन। माधव एक जेंटलमैन है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन इसका जो कज़िन है ना माथुर, ये बड़ा बदमाश है। अब मैं क्यों इसको बदमाश बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता लगेगा। तो माधव कहता है, ठीक है, मैं राजमोहन को काम पर रखने के लिए तैयार हूँ। मेरी एक ज़मीन है, उसकी देख रेख के लिए राजमोहन को रख लूँगा। अब राजमोहन सोचता है कि यार, ये माधव का बच्चा इतना मेहरबान क्यों हो रहा है मेरे ऊपर? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लगता है मतांगिनी और माधव के बीच में कोई चक्कर चल रहा है, कोई खिचड़ी पकड़ी है इनकी, वरना ये मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों होगा।
तो राजमोहन डायरेक्टली तो मना नहीं कर सकता था, कैसे मना करता है, इसलिए वो बहाना बनाता है। वो कहता है कि यार मेरा ना वहाँ पर रहने का इंतज़ाम नहीं है। माधव कहता है बस इतनी सी बात, चलो आपके रहने का भी इंतज़ाम कर देते हैं, थोड़ी सी ज़मीन भी ले लो खेती बाड़ी करने के लिए और तुम्हारा रहने का भी इंतज़ाम कर देता हूँ, और बोलो। अब राजमोहन को मजबूरन काम पर जाना पड़ा, उसके पास कोई और चारा नहीं बचा था। राजमोहन अपनी वाइफ मतांगिनी पर शक तो करता है, लेकिन अब उसके शैतानी दिमाग में कुछ और भी चलने लगा था। वो बदमाश अब माधव की ज़मीन को हड़पना चाहता था। राजमोहन दो लुटेरों को बुलाता है माधव की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, और उन दो लुटेरों का नाम था सरदार और भीकू। तो ये तीनों लोग आपस में बैठकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे माधव की ज़मीन पर कब्जा किया जाए, लेकिन इनके प्लान्स मतानगनी को पता लग जाते हैं। उस टाइम बहुत रात हो रही होती है और मतानगनी रात के अंधेरों में जंगलों से होती हुई जैसे तैसे न जाने कैसे माधव और हिमानगिनी के पास में पहुंच जाती है, और राजमोहन के प्लान के बारे में उन्हें बता देती है कि राजमोहन ऐसे ऐसे प्लान बना रहा है ताकि वो तुम्हारी ज़मीन को हड़प सके। माधव राजमोहन का प्लान सुनकर अलर्ट हो जाता है और वो अपने कुछ बंदों को तैयार कर लेता है, और इस तरह राजमोहन की साजिश नाकाम हो जाती है। मतानगनी को अपने जीजा माधव से प्यार हो जाता है। माधव एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मतानगनी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है, लेकिन माधव कहता है कि मेरी धर्म पत्नी तो हिमानगिनी है, ये सब गलत है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो मतानगनी को रिजेक्ट कर देता है कि ये सब मत करो, ये ठीक नहीं है। मतानगनी बहुत दुखी हो जाती है और वो टूटे हुए दिल से घर वापस जाती है। रास्ते में काफ़ी तूफ़ान होता है, बारिश आ रही होती है, तो भीगती भागती जैसे तैसे अपने घर पर वापस पहुंचती है, और घर पर राजमोहन उसका इंतज़ार कर रहा होता है। राजमोहन समझ गया था कि मतानगिनी ने ही माधव को सब कुछ बताया होगा, इसीलिए उसका प्लान फ्लॉप हुआ है, और उसका शक भी सही निकला। मतानगिनी और माधव का अफेयर चल रहा है, ऐसा राजमोहन सोच रहा था। तो अब आप सोच कर देखिए, मतानगिनी जब बिना बताए पानी लेने गई थी, नदी के किनारे पानी लेने गई थी बिना बताए, तब राजमोहन ने उसे इतना मारा था। तो अब उस बेचारी का क्या हाल होगा, अब उसको कितना मारेगा। इस बार राजमोहन मतानगिनी को जान से मारना चाहता है, उसकी जान लेना चाहता है। लेकिन अब की बार क्या होता है, वहाँ पर सरदार और भीकू आ जाते हैं। सरदार और भीकू को लगता है कि राजमोहन की वजह से उनका प्लान फ्लॉप हुआ है, और इसी वजह से वो दोनों राजमोहन को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ मतानगनी मौका देखकर जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मतानगनी भागकर अपनी दोस्त कनक के पास में जाती है। कनक के घर में एक बूढ़ी औरत होती है, सूखी की माँ। तो सूखी की माँ मतानगिनी की हालत देखकर कहती है कि बेटा तू घबरा मत, मैं तेरी जान बचा लूँगी, तुझे प्रोटेक्ट करूँगी। मैं आपको बता दूँ, ये बूढ़ी औरत माथुर के यहाँ पर नौकरानी है। माथुर याद है ना, माधव का कज़न। कहानी की शुरुआत में जब मतानगनी पानी भरने के लिए जाती है तो उसने मतानगनी को गलत निगाह से देखा था। तो ये बूढ़ी औरत माथुर के घर में काम करती है, नौकरानी है वहाँ पर, और वो मतानगनी से कहती है कि तू भी माथुर के घर में चल मेरे साथ, वहाँ पर तू महफूज रहेगी, सेफ रहेगी। मतानगनी राजमोहन से बचने के लिए जब माथुर के घर में जाती है तो माथुर बड़ा खुश हो जाता है उसे देखकर। माथुर ने तो जब पहली बार मतानगनी को पानी भरते हुए देखा था तभी उसका दीवाना हो गया था, और अब तो उसके पास में मौका है, वो इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। माथुर मतानगनी के साथ में फ़िज़िकल रिलेशन बनाना चाहता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, माथुर की एक नहीं बल्कि दो दो बीवियां हैं, तारा और चंपक। ये दोनों माथुर की बीवियां हैं, लेकिन फिर भी माथुर मतानगनी के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है। लेकिन इस बीच क्या होता है, राजमोहन को पता लग जाता है कि मतानगनी माथुर के घर पर है। तो राजमोहन मतानगनी को लेने आ जाता है माथुर के पास में, और राजमोहन बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम मतानगनी को मेरे घर पर छोड़ दो। खुद नहीं जाता वो, बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम मेरे घर पर मतानगनी को छोड़ दो। इसके बाद राजमोहन माधव की ज़मीन को हथियाने का प्लान फिर से बनाने लगता है। राजमोहन जब घर वापस लौटता है तो वो देखता है कि मतानगनी तो घर पर है ही नहीं। इधर उधर ढूंढता है, देखता है, लेकिन मतानगनी कहीं पर नहीं होती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मतानगनी को माथुर ने किडनैप कर लिया है।
माथुर की लस्ट उसको बेचैन कर रही है और वो किसी भी तरह मतांगिनी के साथ में रिलेशन बनाना चाहता है। तो माथुर क्या करता है, बूढ़ी औरत से कहकर मतांगिनी को गोदाम में बंधवा देता है। इसके बाद माथुर मतांगिनी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, लेकिन मतांगिनी इस ज़बरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करती। माथुर को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें भूखा प्यासा रखूँगा। फिर देखते हैं कि यह अकड़ कितनी देर तक टिकती है। मतांगिनी कई दिनों तक भूखी प्यासी रहती है। उसे भूख से मरना मंजूर था, लेकिन वो माथुर को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दोस्तों, कहानी में दूसरी तरफ राजमोहन माधव की प्रॉपर्टी को हथियाने में लगा हुआ है, प्लानिंग कर रहा है। तो थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, राजमोहन के लुटेरे सरदार और भीखू माधव को किडनैप कर लेते हैं और माथुर के गोदाम में ले आते हैं किडनैप करके। उसी गोदाम में लेकर आते हैं जहां पर मतांगिनी कैद होती है। तो जब ये लोग माधव को किडनैप करके गोदाम में लेकर आते हैं तो वहाँ पर एक औरत की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। वो औरत और कोई नहीं, मतांगिनी होती है। फिर सरदार और भीखू एक आदमी की परछाई को देखते हैं जिसके हाथ में लालटेन होती है। तो सरदार और भीखू को लगता है कि यहाँ पर तो कोई भूत है और ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों, वो परछाई होती है तारा की। तारा माथुर की बीवी है। मैंने आपको बताया था ना कि माथुर की 2 बीवियाँ हैं, तो उन 2 बीवियों में से एक है तारा। तारा दिल की बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया औरत है और तारा को शक था कि गोदाम में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि उसका जो पति है वो कुछ दिनों से गोदाम का चक्कर काट रहा होता है। तो उसको लगता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है, मेरा पति क्यों चक्कर काट रहा है बार बार गोदाम के। फाइनली तारा चेक करने आती है गोदाम में और मतांगिनी को खोलती है। माधव घोष और तारा दोनों मिलकर मतांगिनी को खाना वाना खिलाते हैं, उसको पानी वानी पिलाते हैं। इसके बाद माधव मतांगिनी को अपने घर में लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है, भीखू को पुलिस पकड़ लेती है और भीखू पुलिस को सारी बातें बता देता है कि उनका क्या प्लान है, उन्होंने माधव को कैसे किडनैप करा और क्या क्या हुआ, कौन कौन इस प्लान में शामिल है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात पता लगती है। राजमोहन, सरदार और भीखू, इन तीनों के साथ एक और चौथा बंदा शामिल है और वो चौथा बंदा है माथुर। दरअसल इनके जो अंकल थे ना, उन्होंने सिर्फ माधव के नाम पर प्रॉपर्टी करी थी। तो माथुर भी चाहता था कि उसे भी कुछ हिस्सा मिले प्रॉपर्टी का, वो भी पैसा कमाए। तो इनके प्लान में माथुर भी शामिल होता है। ठीक है, अब माथुर बड़ा परेशान हो जाता है। वो सोचता है यार भीखू को पुलिस ने पकड़ लिया, अब ये तो सबके नाम बता देगा। तो बड़ी टेंशन हो जाती है उसको और टेंशन में क्या करता है, वो ख़ुद को फांसी लगा लेता है और जान से मर जाता है। कहानी के आखिर में मतांगिनी अपने फादर के घर पर चली जाती है और बेचारी की बहुत ही यंग एज में डेथ हो जाती है और मतांगिनी की मौत के साथ में ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।